अब एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, वो है अपना फॉरेस्ट मैनेजमेंट। राजस्थान एसीएफ की अगर सिलेबस की बात की जाए तो इनकी एक यूनिट 3 है। यूनिट 3 में बेसिकली हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। उस फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के साथ साथ जो फॉरेस्ट पैथोलॉजी है और फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी है उसकी भी स्टडी यहाँ साथ ही कर लेंगे। इसी जो यूनिट 3 है उसके लेटर पार्ट में सिलेबस में दिया गया है फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वर्किंग प्लान और जेएफएम। तो इन्हें पहले कर लेते हैं। अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए इस पार्ट की तो ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चन इसी पार्ट से आ जाएंगे, जिसमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, वर्किंग प्लान है और जेएफएम। फॉरेस्ट मैनेजमेंट से अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, वर्किंग प्लान से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं और जेएफएम से ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन आ जाता है। तो इस टाइप से रफली ले लो तो 5 या 6 क्वेश्चन इस पार्ट से आ जाते हैं। इसमें हमें पहले तो ये समझना है कि आखिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये जो सिलेबस है इसमें होता क्या है। पहला तो आपको कोई भी, जैसे कि अगर हम नॉर्मल में जो एमबीए करते हैं यानी कि मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो उनको क्या सिखाया जाएगा, उनको एक तो उस फील्ड की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है या जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको सिखाया जाता है। इसके बाद उन्हें ये बताया जाता है कि किस टाइप की जो सिचुएशन है यानी कि कंडीशन है और उस कंडीशन को कैसे मैनेज करना है। मीन्स वो कंडीशन केस स्टडी के बेस पर ही उन्हें कैसे मैनेज किया जाए वो सब पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ जो हमारा जो इंडिया में जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट का सिलेबस है एक्चुअल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। मीन्स हम जो एक्चुअल में फॉरेस्ट मैनेजमेंट है वो उसे छोड़ देते हैं। हम केवल एक बुक लिखी गई थी राम प्रकाश जी द्वारा, उस बुक में जो बता दिया गया है बस कान आँख बंद करके उस बुक को फॉलो करते हैं और उसी से काम निपटा लेते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। ऐसा क्यों है? क्योंकि ना तो एकेडमिक में इस टाइप का कोई दिमाग लगाने वाला है और ना ही क्वेश्चन आपके बनाते समय कोई ज़्यादा ध्यान देता है। उसे ज़्यादा कोई लेना देना भी नहीं है, टाइम पास सब्जेक्ट बना रखा है। तो यहाँ पर हमारा भी वही चलेंगे कि एक तो हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जो टर्मिनोलॉजी है उसे पढ़ेंगे, फिर जो मैनेजमेंट वाला एस्पेक्ट है कि फॉरेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। इसमें केवल जो यील्ड रेगुलेशन एक छोटा सा पार्ट है उसको स्टडी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके है फॉर्मूला, इसमें बहुत सारे यील्ड रेगुलेशन के फार्मूला है और उन पर सीधा फार्मूले पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ केवल फार्मूला देख लेंगे, किसे क्या रट्टा मारना है और कैसे रट्टा मारना है। इसके बाद जब आप फॉरेस्ट मैनेजमेंट करते हो तो आपको क्या चाहिए, कोई एक प्लानिंग चाहिए। जैसे कोई कंपनी होती है जो मैनेज की जा रही है, उसकी भी कुछ अगले 15-20 या 100 साल की कोई प्लानिंग होगी, स्ट्रेटजी होगी कि उसे अगले 100 साल बाद कहाँ पहुँचना है। तो वैसे ही फॉरेस्ट की भी प्लानिंग की जाती है। इस प्लानिंग को बोलते हैं वर्किंग प्लान। मतलब एक बुक है जो प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग को पूरा रिटन फॉर्म में एक बुक के फॉर्म में लेके आ जाते हैं और इस बुक का नाम बोला जाता है वर्किंग प्लान। ये वर्किंग प्लान या तो 10 ईयर का होगा या 15 ईयर का, दोनों नहीं हो सकते। 10 ईयर का होगा या 15 ईयर का। अब ये तो ठीक है, चलो चलते रहे, हमने उसकी टर्मिनोलॉजी समझ ली, उसके मैनेजमेंट कैसे मैनेज करना, उसमें से केवल यील्ड रेगुलेशन वाला पार्ट स्टडी करेंगे और बकाया के पार्ट को ध्यान देने की ज़रूरत हमें है नहीं। थर्ड, अगर मैनेजमेंट की प्लानिंग की बात की जाएगी तो उसमें वर्किंग प्लान स्टडी कर लेंगे। लेकिन क्योंकि जो हमारे ट्रेडिशनली ये जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट चल रहा था इसके साथ समस्याएं थी, खासकर डिपार्टमेंटल रिलेटेड इशू। तो इसके लिए बाद में 1988 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई, कब की? 1988 की। उस पॉलिसी में एक प्रोविज़न और किया गया कि लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, किसमें? फॉरेस्ट को मैनेज करने में। तो जेएफएम की जो शुरुआत है वो 1988 के बाद शुरू हुई। तो क्योंकि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि फॉरेस्ट को मैनेज करना है जिसमें पब्लिक का भी जॉइंट पार्टिसिपेशन है, तो ये भी अपन फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर ही पढ़ लेंगे। इसलिए मैंने बोला कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट से ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे और इसमें ज़्यादा कुछ लगने वाला नहीं है, आपके 2-3 घंटे के आसपास का ये कवर हो जाता है। अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट का जो पहला पार्ट है, जो टर्मिनोलॉजी पार्ट है, उससे स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसकी जो डेफिनेशन है और उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको देख लेते हैं। तो अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो आप ऐसे अज्यूम कर लो कि आप एक कंपनी है, उसके आप सीईओ हैं। अब आप चाहते क्या हो? आप देखोगे कि आपके पास कितना
नॉलेज है उस फील्ड का, कौन सा, साइंटिफिक, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज क्या है, साइंटिफिक नॉलेज क्या है, आपके पास टेक्निकल स्किल क्या है, मतलब आपके पास स्टाफ जो है उसकी टेक्निकल स्किल क्या है, और आपके पास जेब में पॉकेट में कितना फंड है। आप अपने जो साइंटिफिक नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है आपके पास, और जो इकोनॉमिकल पैसा है आपके पास यानी कि आपकी कंपनी के पास, उन तीनों को एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में अरेंज करोगे, जिससे आपके पास जो सिस्टम है यानी कि जो कंपनी है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सके। बस वही है फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यानी कि आपकी जो टेक्निकल, इकोनॉमिकल और जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि टेक्निकल कौन से, जो आपके सिल्वीकल्चर टाइप की जो नॉलेज है, यानी कि टेक्निकल जो फॉरेस्ट्री की जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, फॉरेस्ट्री की जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, और जो आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जो इकोनॉमिकल मनी है, इन तीनों को फॉरेस्ट स्टेट पे अप्लाई करना। क्यों? क्योंकि आपका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है उसको गेन करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है उन्हें अगली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आएगा फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है। एप्लीकेशन यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक, इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल प्रिंसिपल्स ओवर द फॉरेस्ट स्टेट टू अचीविंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। अब इस पर भी क्वेश्चन आ रखे हैं, जैसे इन्होंने एमपी में पूछा था, इसमें सीधा लिख दिया साइंटिफिक, टेक्निकल और इकोनॉमिकल प्रिंसिपल है फॉरेस्ट्री के, उसे क्या बोलते हैं, तो अपनी फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। आईसीआर में ये क्वेश्चन आया था, उन्होंने ये बोल दिया था कि आईसीआर है वो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो है, लेकिन किस किस का है, तो यहाँ है साइंटिफिक, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, और यहाँ अपना आंसर आ गया ऑल। अब बात करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे अपने, यानी कि फॉरेस्ट को मैनेज करने के जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे वो आखिर थे क्या। तो अगर आप वैल्यू के हिसाब से देख लो तो आप फॉरेस्ट को क्यों मैनेज करना चाहते हो, क्योंकि आप फॉरेस्ट में जो भी आपको फॉरेस्ट से ईल्ड मिल रही है, यानी कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, आप चाहते हो कि फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़े। दूसरा क्या हो सकता है, क्लाइमेट चेंज का फॉरेस्ट पे जो इफेक्ट पड़ रहा है वो कम हो, वाटर का जो रन ऑफ है वो कम हो। फॉरेस्ट की एक विंग है जो अर्बन फॉरेस्ट या सोशल फॉरेस्ट, या आप चाहते हो कि सोसाइटी में फॉरेस्ट और प्रमोट हो, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। या अगर डिपार्टमेंट को ही देखा जाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर बेसिकली 3 विंग हो गई, मतलब 3 पार्ट हो गए फॉरेस्ट्री के। एक कौन सा है, एक तो है इनके पास अपने पास जो वर्क फोर्स है वो, तो हमें वर्क फोर्स को भी मैनेज करना है। दूसरा अपने पास जो स्टेक होल्डर है वो है अपने पास फॉरेस्ट वेजिटेशन यानी कि जंगल, तो हमें ये भी देखना है कि जंगल में कौन कौन सी स्पीसीज है, वो कितनी है, कितना कंपोजिशन उसका है। तो दूसरा अपना स्टेक होल्डर ये वेजिटेशन, उसको भी मैनेज करना है। और फिर यहाँ पर कौन सा हमने डिपार्टमेंट धर्मदान के लिए खोल रखा था, हम फॉरेस्ट को काटने के लिए तो खोला है। तो ये जो तीसरा जो हम इस टाइप की जो हार्वेस्टिंग कर रहा है और फिर काटने के बाद इन्हें मार्केट में बेच रहा है, तो ये वाला पार्ट है। तो ये इस टाइप के काफ़ी पार्ट्स हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जो मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट बनाते हैं। तो इसके मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देख लेना। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट इतनी अच्छी चीज़ है, जब सब कुछ चल रहा है, तो हमारे यहाँ आखिर प्राइवेट जो फॉरेस्ट है वो कम क्यों है। जब भी आप पढ़ोगे बोलोगे कि इंडिया में 96% ही गवर्नमेंट ऑन फॉरेस्ट जो है वो 96% है, और 4% ही है जो प्राइवेट के अंडर है। तो आखिर ये 4% ही प्राइवेट फॉरेस्ट क्यों है, तो उसके पीछे इशू है, क्योंकि यहाँ पर कुछ समस्या है। समस्याएं कौन सी हैं, अपनी वही ये 4 तो वही है, क्लाइमेटिक, एडियाफिक, टोपोग्राफिक, बायोटिक। इनमें देख लेते हैं क्या है। जैसे कि अगर क्लाइमेटिक की बात की जाए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एक साल गर्मी पड़ गई, सूखा पड़ गई, आपकी जो वेजिटेशन थी वो ख़त्म हो गई। बायोटिक की बात की जाए, बायोटिक का सबसे अच्छा एग्जांपल है 1998 में एमपी में साल फॉरेस्ट, ध्यान रखना, 98 में 60 के हार्टवुड पूरा, मतलब हार्टवुड जो होता है, साल की जो लकड़ी होती है उसके अंदर छेद कर देता है, तो एक कीड़ा होता है जो उसके अंदर घुस जाता है और अंदर अंदर से ही लकड़ी पूरी खा जाता है। तो जो साल का हार्टवुड बोरर था उसने अटैक किया था 98 में, और लगभग 5 मिलियन मतलब लगभग 50 लाख पेड़ों को, साल के पेड़ों को काट दिया गया है।
5 मिलियन डाटा में आता है तो 5 मिलियन ट्रीज को काट दिया गया। तो अब कितना लॉस हुआ, आपको डाटा याद नहीं रखना, बट एक बेसिक याद रखो कि कैसे एक छोटे कीड़े ने इतने सारे पेड़ों को कटवा डाला, क्योंकि उनको कंट्रोल करने के लिए, तब तो वो कंट्रोल में आया। तो इस टाइप के बायोटिक फैक्टर है जो मैनेज करने के टाइम पे समस्या खड़ी कर देते हैं। आप तो बस मस्त चल रहे थे, ये कीड़े आ गए और आपके जंगल कटवा गए। कुछ सोशियो इकोनॉमिकल है, कई बार आप बाहर से कुछ जो अच्छी स्पीसीज है उन्हें आप यहाँ पर लोकल में नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सोसाइटी के साथ सही से इंटरेक्ट नहीं करती हैं, कुछ समस्या खड़ी कर देती है। जैसे आप जम्मू कश्मीर का मैंने बोला कि अगर पॉपुलर का फॉरेस्ट खड़ा करोगे तो लोग कोर्ट केस चले जाएंगे। कुछ टेक्निकल इशू भी हैं, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ की बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी हो या उतनी लेवल की स्किल हो, वो भी नहीं हो पाता है। सिल्वीकल्चरल इशू है। तो ये समस्याएं हैं जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट के साथ कुछ उतना प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं जितना होना चाहिए। अब कभी कभी आपको एक टर्म बीच में कूद आता है, वो है फॉरेस्ट, ये प्राइवेट फॉरेस्ट का। जैसा कि मैंने बोला कि इंडिया में लगभग 4% फॉरेस्ट एरिया है जो प्राइवेट के अंडर है। प्राइवेट के अंडर बेसिकली देखा जाए तो कहाँ पर है, कुछ तो जैसे अपनी जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री के आसपास का जो एरिया है, जो बफर जोन बनाया जाता है, तो वो है। दूसरा ऐसा हो गया कि भाई किसी के खेत में ज़्यादा कुछ उग नहीं रहा है, या मान के चलो वो उसके पास उसके ग्रैंडफादर की सपोज 500 हेक्टर की एरिया थी, आज वो रहता है दिल्ली में, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो अपनी ज़मीन को क्या कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इस पर प्लांटेशन लगा देगा पूरे पे। क्योंकि अगर उसने नॉर्मल किसी आदमी को लीज पे दिया तो पता पड़ा कि वो लीज वाले ने खेत बर्बाद कर दिया, या फिर 10 साल बाद कब्जा कर लिया, तो उसे कोर्ट केस लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए वो सीधा कर देते हैं कि उस पर प्लांटेशन कर दिए, लगे रहेंगे पेड़। तो इस टाइप से प्राइवेट फॉरेस्ट अपने यहाँ है, हालांकि कम है, 4% ही है, ना के बराबर है, लेकिन एग्जिस्ट तो करता है। अब यहाँ पर अपना मुद्दा ये आता है कि आखिर क्यों हमारे यहाँ प्राइवेट फॉरेस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो उसका पार्ट अपना पेकुलियरिटीज़ वाला है। दूसरा अगर बात की जाए कि पब्लिक और प्राइवेट फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस की बात की जाए तो अपने बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे जो प्राइवेट कंपनियाँ वो ज़्यादा कंसर्न देती हैं, गवर्नमेंट नहीं देती है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट है वहाँ गवर्नमेंट को टेंजिबल और इंटेंजिबल बेनिफिट दोनों पे ही ध्यान देना होता है। कई बार फॉरेस्ट को गवर्नमेंट को है वो फॉरेस्ट ऐसे एरिया पे लगाने पड़ते हैं जिसका पर्पज़ कोई बेनिफिट नहीं है, बस वहाँ के इन्वायरमेंट को वो साफ़ कर रहा है, क्लीन कर रहा है, या वाटर के रन ऑफ को कम कर रहा है। जबकि प्राइवेट वाला उसे ये जो इंटेंजिबल बेनिफिट है इससे कोई लेना देना है नहीं, वो तो ये देखेगा कि भाई मार्केट में कौन सा डिमांड है उसके हिसाब से लगा देगा। दूसरा, जैसे गवर्नमेंट है वो सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देगी। गवर्नमेंट को ये भी सोचना होता है कि अगले 50 साल बाद कौन सी पेड़ की डिमांड बढ़ेगी, तो वो आज ही वो 50 साल बाद जो ज़रूरत है उसे आज ही लगाना स्टार्ट कर देगी, जिससे 50 साल बाद जब उसका काम हो तो वो कर सके। इसका मैं एक एग्जांपल दे दूं, तो जो नीम है, नीम कोटेड यूरिया तो आपने सुना होगा। नीम कोटेड यूरिया तो अभी शुरू हुआ है 2014, मतलब 2012 के आसपास आ गया था मार्केट में, ठीक ठाक उसकी पैठ हो गई थी। तो पुराना रहा था, लेकिन 2012 के आसपास वो काफ़ी अच्छा मार्केट में आ गया, पॉपुलराइज होने लगा था। लेकिन ये नीम कोटेड यूरिया के लिए आपको चाहिए नीम, और ये नीम कहाँ से आएगा, तो इसके लिए गुजरात में 1980 के आसपास ही काफ़ी नीम प्लांटेशन की गई थी। मतलब 1980 से 85 तक लगभग वो 5 साल उन्होंने नीम की प्लांटेशन की, और तब ये इधर आया। तो जो जो कम पब्लिक है यानी कि गवर्नमेंट है, उसे बहुत कुछ आगे सोचना समझना पड़ता है, जबकि प्राइवेट जो कॉरपोरेट है वो इतनी ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान देता नहीं है। तो ये रहे अपने प्राइवेट और पब्लिक फॉरेस्ट के बीच के डिफरेंस। अब यहाँ पर 2 टर्म और आ जाते हैं, वो है एक तो स्टेट ऑन फॉरेस्ट, ये तो आपको पहले से पता है। दूसरा आता है ये 42 अमेंडमेंट 76 का। ये जो 76 में अमेंडमेंट हुआ था 42nd, इसे बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इंदिरा गांधी जी ने किया था। इन्होंने क्या किया था कि जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। इस चीज़ को समझो क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन आया। ये सबकी स्टोरी जो शुरू होती है वो शुरू होती है 1935 में। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि 1935 में एक
ट्रांसफ़र सब्जेक्ट की लिस्ट बनाई गई थी, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट की, जिसमें सेंटर ने क्या किया था कि कुछ सब्जेक्ट को स्टेटों को ट्रांसफ़र कर दिया था, और उन्हीं ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में आता था फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। तो पूरी जो पावर थी उन पे, क्या लॉ बनना है नहीं बनना है, कैसे मैनेज करना है, ये सब कुछ स्टेट ही देखते थे। इसमें 76 तक सेंटर का कोई इंटरवीन था ही नहीं, सेंटर कुछ कर ही नहीं सकता, उसकी कोई पावर ही नहीं थी। समस्याएं काफ़ी बढ़ गई थी फॉरेस्ट को, और हर स्टेट है वो अपने हिसाब से मैनेज कर रहा था। कुछ तो स्टेट इतने दर तरीके से मैनेज कर रहे थे कि अगर उनकी कृपा रहती तो अगले 15-20 साल में फॉरेस्ट ही ख़त्म हो जाते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है यूपी। यूपी की प्लानिंग थी 1980s के टाइम पर, ये मतलब 1970 के टाइम पे प्लानिंग थी, 70-80s में ये चला है कि यहाँ पर जो अपना शिवालिक है, आउटर जो हिमालय है जिसे शिवालिक बोलते हैं, शिवालिक में इधर जो मसूरी है उससे लेकर के यहाँ हिमाचल के शिमला तक, ये बोल रहे थे कि ये पूरे में फ्रूट बेल्ट बनाई जाए। बोला फ्रूट बेल्ट बना देंगे, बोला जंगल क्या करेंगे, खाली पीले के पेड़ होते हैं, इन्हें काट के पूरे पूरे पहाड़ को फ्रूट बेल्ट में बना देंगे, बहुत मस्त रोजगार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो इस टाइप की जो स्टेट कर रहे थे, ये यूपी नहीं कर रहा था, लगभग ऑलमोस्ट हर स्टेट में यही बवाल चल रहा था। उधर साइलेंट वैली वाला था, यही वो पीरियड था जब चिपको मूवमेंट चल रहा था। तो यही जो चिपको मूवमेंट है, एपिको मूवमेंट है, साइलेंट वैली मूवमेंट है, ये सब मूवमेंट काफ़ी धीरे धीरे पॉपुलराइज हो रहे थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स किया, और उन्होंने 1976 में इसको स्टेट सब्जेक्ट से लेकर के कनकरेंट लिस्ट में डाल दिया, जो कि 7th शेड्यूल में है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि कनकरेंट लिस्ट में कब डाला गया, तो 76 में। कौन सी नंबर का अमेंडमेंट था, 42 नंबर का अमेंडमेंट है, और किसने डाला था, इंदिरा गांधी जी ने। और किस में है, यह पूछा गया कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ आज किस लिस्ट में है, तो अपनी कनकरेंट लिस्ट में है, जो कि 7th शेड्यूल के अंदर आती है। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद अपन फिर वापस आएंगे, आगे चलेंगे। और ये है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट को, जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसका हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पर पहला लिखा है साइंटिफिकली मैनेज फॉरेस्ट एंड अडॉप्ट साउंड सिल्वीकल्चरल प्रैक्टिस, तो ये ठीक बात है। सोशल फॉरेस्ट्री एक्टिविटी, देखो फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे हैं सोशल फॉरेस्ट्री के लिए नहीं, समाज की भलाई के लिए सोशल फॉरेस्ट्री अलग है, वो बिल्कुल ही अलग है, उसका फॉरेस्ट मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट में हम फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, न कि यहाँ फॉरेस्ट में हम सोसाइटी को दान धर्म करने बैठे हैं। तो सोशल फॉरेस्ट्री वाला एस्पेक्ट है वो निकल जाता है। दूसरा, सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स। फॉरेस्ट मैनेजमेंट में सॉइल कंजर्वेशन एक छोटा सा पार्ट हो सकता है। इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट ऑफ एरिया, ये सॉइल को मैनेज करने के लिए हो सकता है, लेकिन हमारे फॉरेस्ट मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसका जो ब्रॉड लेवल पे जाओगे तो उसका वही है कि हम साइंटिफिकली फॉरेस्ट को मैनेज करें, और जो हमारे पास टेक्निकल नॉलेज है या सिल्वीकल्चरल नॉलेज है जो टेक्निकली अंडर आएगी, उनको उस पर अप्लाई करें, प्रॉपरली अप्लाई करें, जिससे हम फॉरेस्ट से मैक्सिमम रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर सकें विदाउट हार्मिंग देम। अब अपना अगला चैप्टर आता है फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप देखते हो इंडिया का मैप होता है अपना, तो पॉलिटिकल मैप अलग होगा, जिसमें अपन जो इंडिया को है वो स्टेट बाय स्टेट डिवाइड करेंगे, और फिर स्टेट को ज़िलों में और ज़िलों को तहसील में इस टाइप से डिवाइड करते हैं। ये अपना पॉलिटिकल मैप। अगर आप जियोग्राफिकल मैप की बात करेंगे तो इंडिया तो वही रहेगा, लेकिन अब हम वहाँ पर जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं उन्हें न दे करके हम माउंटेन, रिवर, उनके हिसाब से पूरी मैप को बनाते हैं। अदर मैप भी इसी टाइप के होते हैं, रेनफॉल वाले अपने चलेंगे। उसी टाइप से जो फॉरेस्ट है उसको भी 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। इसमें एक है टेरिटोरियल, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव, और तीसरा होता है सिल्वीकल्चरल या मैनेजमेंट के बेस पे। अब एक एक करके पढ़ते हैं। इसकी अगर शुरुआत की बात की जाए तो अपना जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1867 का, तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से शुरू हुई, क्योंकि जैसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना 1866 में, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनेगा तभी वो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होगा तभी एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन शुरू हुआ। फिर ये फॉरेस्ट को
ब्लॉक, कंपार्टमेंट, सब कंपार्टमेंट, तो इस टाइप से डिवाइड करके उसे बांटते चले जाएंगे। तो ऐसा इनका जो डिवीजन है वो ऐसे चलेगा। तो इसमें सबसे पहले अपन देख लेते हैं टेरिटोरियल क्लासिफिकेशन। अगर टेरिटोरियल की बात की जाए तो टेरिटरी तो आप समझते ही हो कि जैसे होम रेंज या टेरिटरी आपने टर्म पढ़े होंगे इकोलॉजी में। ये टेरिटरी मतलब आपकी वो एरिया, जियोग्राफिकल एरिया जिसमें आप मूव करते हो। अब आपको पता है कि एक जो डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट की बात छोड़ दो, देश की बात छोड़ देते हैं, अपन एक डिस्ट्रिक्ट को ले लेते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट है वो कुछ ब्लॉक में बटा होता है। किसमें? ब्लॉक में। आपने एडमिनिस्ट्रेशन पे भी देखा होगा, ये जो आपका ब्लॉक है वो तहसील से थोड़ा ऊपर होता है। कई बार दो या तीन तहसीलों को मिला करके एक ब्लॉक बना दिया जाता है। तो उसी टाइप से फॉरेस्ट में भी एक ब्लॉक होता है। ये जो ब्लॉक है यूजुअली जो ECF है वो इसी के पोस्ट पे होता है। ECF यहाँ पर जो रेंजर लिखा हुआ है, ना तो ये रेंज जो है ना तो ये आपके नोट्स में है और ना ही इसे पढ़ना है। इसे यहाँ लिखने के पीछे एक पर्पज था, वो बाद में बताऊंगा। तो आपका जो फॉरेस्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसे किस में बांटा गया? ब्लॉक में। अब क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये भी काफ़ी बड़ा होता है, ऐसा नहीं है आपका जो तहसील यानी कि तहसील कोई ले लो, एक ब्लॉक एक तहसील पे, तो तहसील भी कोई छोटा नहीं होता है। एक छोटी सी तहसील में भी 100-150 के आसपास विलेज काउंट होते हैं। तो इस टाइप से क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है तो ब्लॉक को फिर डिवाइड किया जाता है कंपार्टमेंट में। ये एक ब्लॉक ले लिया, इसको डिवाइड किया हमने कंपार्टमेंट में। चलो यहाँ पर उसे 6 कंपार्टमेंट बना लिए। अब देखो ब्लॉक और कंपार्टमेंट, ब्लॉक को बोलते हैं मेन टेरिटोरियल डिवीज़न, क्योंकि जो सब कुछ डिवीज़न होता है या सब कुछ जो वर्क होता है वो ब्लॉक लेवल पे ही होता है। आपने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखा होगा आजकल जो कुछ चल रहा है वो कलेक्टर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं हो रहा है। आपके चाहे जाति प्रमाण पत्र बनना हो या कुछ भी, आपको सब कुछ ब्लॉक लेवल पे ही होता है। यानी कि ब्लॉक जो है वो मेन टेरिटोरियल डिवीज़न है। और क्योंकि उस पर ज़्यादा काम में दिक्कत आती है इसलिए यहाँ पर टेरिटोरियल यूनिट, इस टर्म को याद रखो, यहाँ टेरिटोरियल डिवीज़न नहीं लिखा है, ये टेरिटोरियल यूनिट लिखा है। तो ब्लॉक को डिवाइड कर देते हैं अपन कंपार्टमेंट में। अब कंपार्टमेंट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जनरली जो ब्लॉक है वो तो बिल्कुल क्लीन सेट होता है, मतलब जो भी ब्लॉक बनाया जाएगा फॉरेस्ट में जो ब्लॉक होता है तो उसके आसपास अच्छी खासी मार्किंग कर दी जाती है, जैसे कि रोड वगैरह, परमानेंट रोड वगैरह डल रखे हैं तो ब्लॉक आसानी से दिखता है। अब कंपार्टमेंट जब बनाते हैं तो क्योंकि ब्लॉक तो बड़ा एरिया है तो उसकी मार्किंग नेचुरल बाउंड्रीज को ही यूज कर लेते हैं। कंपार्टमेंट में भी ऐसी नदी नाले को हम यूज करके कंपार्टमेंट डिवाइड कर देते हैं। और फिर क्योंकि मैनेजमेंट में खासकर सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन में कंपार्टमेंट लेवल पे भी नहीं किया जाता, क्योंकि कंपार्टमेंट जो है वो काफ़ी बड़ा एरिया होता है इनके हिसाब से भी। सपोज एक कंपार्टमेंट है 1000 हेक्टर का, तो सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन को 1000 हेक्टर पे एक साथ अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो ये बोल सकते हो कि 1000 हेक्टर को अपन 15-15, 20-20 हेक्टर के जो खेत हैं छोटे छोटे फार्म वो एरिया बना करके हम मैनेज करेंगे। तो उसके नीचे हम फिर उसे डिवाइड कर लेते हैं सब कंपार्टमेंट में। इसको बोलते हैं सिल्वीकल्चरल यूनिट। इस टर्म को याद रखें कि यहाँ पर भी यूनिट है, यहाँ पर भी यूनिट है, बट ये टेरिटोरियल यूनिट है, ये सिल्वीकल्चरल यूनिट है। यहाँ सिल्वीकल्चरल यूनिट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सब कंपार्टमेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। कई बार जो छोटे कंपार्टमेंट है उनको सब कंपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, या फिर बड़े कंपार्टमेंट है तो वहाँ पर हम बहुत सारे सब कंपार्टमेंट में बना देते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अपना ब्लॉक होता है उसको जनरली उसका कोई नाम होता है। जैसे कि उत्तराखंड में बात की जाए तो हल्द्वानी एक ब्लॉक है, हल्द्वानी ब्लॉक। अगर आप ACF सेलेक्ट होते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी के ट्रेनिंग के लिए आपको हल्द्वानी भेजा जाएगा। तो हल्द्वानी क्या एक ब्लॉक हो गया। अब ये क्योंकि हल्द्वानी काफ़ी बड़ा एरिया है तो उसको छोटे छोटे कुछ कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो कंपार्टमेंट को क्या किया जाएगा, उन्हें नंबर दिए जाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब मान लो सपोज 6 कंपार्टमेंट है, इसको सब कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया क्योंकि ये थोड़ा बड़ा ही कंपार्टमेंट था। अब ले लो इसे अपने सब कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया।
तो अब इसको क्या करेंगे, इसको हम देंगे ABCDE और F। तो इसे डॉक्यूमेंट में कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा 6F 6D 6B, स्मॉल में रहते हैं ये। तो इस टाइप से हम ब्लॉक, कंपार्टमेंट और सब कंपार्टमेंट लेवल पे ने टेरिटोरियल डिवीजन कर लेते हैं। अब इसके बाद दूसरा नंबर आता है अपना एडमिनिस्ट्रेशन का। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो टेरिटोरियल यूनिट है, चार्जेज ऑफ फॉरेस्ट रेंजर, जो फॉरेस्ट रेंजर है वो किस लेवल पे अपॉइंट होता है। तो देखो ब्लॉक है, कंपार्टमेंट और सब कंपार्टमेंट। अब इसमें आपको उस टाइप का यहाँ कुछ नहीं दिया गया ना, उसने आपको ब्लॉक बोला है। तो जनरली जो रेंजर है, जो कंपार्टमेंट है अपना, ये जो कंपार्टमेंट है ये यूजुअली जो फॉरेस्ट गार्ड होता है, कौन, फॉरेस्ट गार्ड, उसके अंडर जनरली कंपार्टमेंट होता है। और जो रेंजर है उसे ब्लॉक लेवल पे किया जाता है। कई बार थोड़ा ऊपर भी हो सकता है रेंजर, लेकिन यूजुअली ब्लॉक लेवल पे किया जाता है। इसलिए यहाँ पर ये रेंज लिख रखा है कि अगर वो उसके ऊपर हुआ तो क्या करोगे। अब यहाँ पर इन्होंने ब्लॉक, कंपार्टमेंट और सब कंपार्टमेंट कुछ दिया ही नहीं है, तो फिर क्या बोलोगे कि रेंजर किस लेवल पे काम करता है। तो उसका नाम बचा फॉरेस्ट रेंज। अब यहाँ पर देखो ये का तो फॉरेस्ट राइट का क्या लेना देना, फॉरेस्ट सेटलमेंट, फॉरेस्ट विलेज, मतलब ऐसा लगा कि जिसने पेपर बनाया वो पी के आया था। तो बच्चे अगर थोड़े भी दिमाग, उन्हें क्वेश्चन भी पढ़ के समझ में आया तो क्वेश्चन लगा के आ जाता है कि फॉरेस्ट रेंजर लेवल पे होगा रेंजर। अब दूसरा क्लासिफिकेशन आता है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पर देखो दो एडमिनिस्ट्रेशन है, एक है सेंटर का और दूसरा है स्टेट का। सेंटर की बात की जाए तो सबसे जो टॉप पे होता है वो होता है सेक्रेटरी। यहाँ पर आप फॉरेस्ट मिनिस्टर को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट मिनिस्टर इलेक्टेड हेड है, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है। यहाँ पर एक तो सेक्रेटरी होता है और जो दूसरा होता है डीजी। एक्चुअली जो मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री के 3 पिलर होते हैं। एक होता है इलेक्टेड हेड जो अपना मिनिस्टर होगा, दूसरा होगा सेक्रेटरी और तीसरा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है ये होता है डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, जितना भी फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अगर किसी से जुड़ा होता है तो वो डीजी से जुड़ा होता है। तो और जो मिनिस्टर है उसके पास दो हाथ हैं उसके, एक है डीजी और दूसरा है सेक्रेटरी। ये जो सेक्रेटरी है वो एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प नहीं करता है, लेकिन वो हेल्प करता है डीजी की किस काम में, पॉलिसी बनाने में। तो एक टाइप से नेताओं के पास 2 हाथ होते हैं, एक हाथ पॉलिसी बनाता है और दूसरा पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। तो सेक्रेटरी जो है वो पॉलिसी बनाना, फॉर्मुलेशन और अदर मिनिस्ट्री के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसका काम करता है। तो इस टाइप से जो मिनिस्ट्री होती है उसमें 3 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो वहाँ पर अपना आता है डीजीएफ, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। डायरेक्टर जनरल है तो उसके पास डीजी के बाद फिर कुछ एडिशनल डीजी होंगे, क्योंकि आगे जाकर के वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, एनटीसी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वाइल्ड लाइफ है। तो इस टाइप के बहुत सारे बढ़ जाते हैं। फिर उनके नीचे फिर आईजीएफ आते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, या डायरेक्टर होते हैं दुनिया भर के, जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं। तो फिर नीचे फ्रेमवर्क चलता रहता है, अपन को उससे ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं। अपने जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पर। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो स्टेट में यूजुअली जो टॉप होता है वो होता है CCF, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ये स्टेट में टॉप होता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ स्टेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जैसे कि MP है, तो उनमें भी काफ़ी CCF हो जाते हैं, तो फिर उनका भी हेड बनाया जाता है PCCF। छोटे स्टेट में PCCF नहीं होता है और बड़े बड़े स्टेट में PCCF मिल जाएगा, जैसे MP है, महाराष्ट्र है, शायद राजस्थान में भी PCCF होगा। लेकिन PCCF कहाँ नहीं मिलेगा, जैसे कि अपना सिक्किम है, गोवा है, जो छोटे स्टेट हैं। ये अगर रेंज की बात की जाए तो यहाँ नीचे से शुरू होगा। सबसे पहले नीचे होता है एक बीट मिलेगी, जिसका जो ऑनर होता है वो होता है फॉरेस्ट गार्ड। तो फॉरेस्ट गार्ड इसके पास एक बड़ा सा एरिया होगा जिसे हम बोलते हैं बीट ऑफिसर भी बोल देते हैं फॉरेस्ट गार्ड को। फॉरेस्ट गार्ड के ऊपर होगा डेप्यूटी रेंजर, जिसके अंडर काफ़ी लगभग 7-8 फॉरेस्ट गार्ड होंगे। और डेप्यूटी रेंजर के ऊपर होगा रेंजर, जिसके अंडर 3-4 डेप्यूटी रेंजर हो सकते हैं।
आपको बस इनका ये दिखना है ऊपर की तरफ बढ़ते हुए क्रम। इसके बाद आता है अपना ACF, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ACF जो है जैसे कि अपना SDM होता है, तो उत्तराखंड में इसे SDO बोलते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर, यानी कि सब डिवीज़न लेवल पे या तहसील लेवल पे है। तो जैसे SDM है वैसे ही SDO है, यानी कि ACF की पोस्ट पे है वो। इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है DFO, और 2-3 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आता है एक CF, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ये होता है 2-3 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। जैसे कि अगर ग्वालियर की बात की जाए तो यहाँ ग्वालियर में जो CF बैठता है वो चंबल और जो ग्वालियर यहाँ का डिवीज़न है उसके 8 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ये CF है, मतलब 8 DFO के ऊपर एक CF है। और CF मतलब सर्कल, और CF के ऊपर होगा फिर ये CF के ऊपर CCF और उसके ऊपर PCCF। अब ये तो चैन है, इसे याद रखना ही है आपको, उसे समझोगे आ जाएगी। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन की कि MCQ क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। तो देखो ऊपर की जितनी भी हैं चैन किस पे, कलेक्टर से ऊपर की, यानी कि अपना जो DFO है या जिसे अपन IFS के लिए जो पोस्ट भर रहे हैं और जो जाएंगे वो क्या बनेंगे, DFO। तो DFO से जो ऊपर की पोस्ट हैं ये तो ऐसी हैं एक दूसरे को हुक्म देते रहते हैं, तो यहाँ पर, और ये नीचे वाले हैं ये फॉलो करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो किंग पिन है, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर आता है, जहाँ प्रधानमंत्री नीचे तहसील आपके जो पटवारी है या तहसीलदार है उनको कांटेक्ट नहीं करता, लेकिन सीधा सीधा DM को कॉल कर देगा। तो जो DFO है यानी कि DM की तरह DFO जो है वो आपके फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की किंग पिन है। पूरा फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली DFO के थ्रू ही गवर्न होता है, इसलिए यहाँ पर टर्म कई बार आ चुका है कि फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में किंग पिन कौन है, तो वो होता है अपना DFO। और जो वर्किंग प्लान जो आप पढ़ोगे लेटर पार्ट में सब्जेक्ट के, तो ये जो वर्किंग प्लान है वो कौन बनाता है, ये DFO के लेवल पे ही बनाए जाते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही वर्किंग प्लान बनाए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न। तो डिवीज़न लेवल पर ही वर्किंग प्लान बनाए जाते हैं। ये कई बार पूछा जा चुका है कि वर्किंग प्लान किस लेवल पे बनाए जाते हैं। और अगर इसमें लास्ट पे जाया जाए तो ये जो फॉरेस्ट गार्ड है या बीट ऑफिसर है, ये सबसे जो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट फंक्शनल टेरिटोरियल यूनिट, इसमें भी टेरिटोरियल में सबसे नीचे ही था ये टेरिटोरियल यूनिट कंपार्टमेंट। मैंने बोला था कि फॉरेस्ट गार्ड यहाँ पर कर रहा है कंपार्टमेंट लेवल पे। तो ये जो फॉरेस्ट गार्ड है वो यहीं पे कंपार्टमेंट लेवल पे काम कर रहा होता है, जिसे कंपार्टमेंट कई बार बीट भी बोल देते हैं। बीट एक्चुअली वो जो चौकी होती है उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है। तो ये रहा अपना फॉरेस्ट गार्ड। अब इसके पछड़े में नहीं पढ़ना कोई फॉरेस्ट गार्ड के नीचे बीट ऑफिसर आता है, बीट ऑफिसर के नीचे फॉरेस्ट गार्ड आता है। ये हर स्टेट में इनके जो लोकल टर्म है वो वेरिएशन है, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का भी स्ट्रक्चर है ये इसमें भी थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन आ जाती है। कई बार रेंजर के नीचे सीधे फॉरेस्ट गार्ड है, डेप्यूटी रेंजर नहीं है, तो ये चलता रहेगा। अपन को ये देखना है कि स्मॉलेस्ट फंक्शनल टेरिटोरियल यूनिट क्या है, वो अपनी है फॉरेस्ट गार्ड यानी कि कंपार्टमेंट। इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि यूनिट ऑफ वर्किंग प्लान इन इंडिया। वर्किंग प्लान इंडिया में किस लेवल पे यूनिट क्या है उसकी, मतलब किस लेवल पे मिनिमम जो सबसे नीचे की लेवल है उस पर किस पे किए जाते हैं, तो अपने फॉरेस्ट डिवीजन यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाए जाते हैं, इसलिए इसकी यूनिट क्या है वही है। स्मॉलेस्ट फंक्शनल टेरिटोरियल यूनिट ICR में आ चुका है, तो वो मैंने क्या बोला, बीट है, या फॉरेस्ट का जो अपना कंपार्टमेंट है उसे BC में ले लेते हैं। और एक और क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, एक ये महाराष्ट्र वालों का क्वेश्चन आया था। इनने क्वेश्चन ये पूछा था कि जो फॉरेस्ट है उसके प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए जो महाराष्ट्र का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो कितने टेरिटोरियल फॉरेस्ट सर्कल में डिवाइडेड है, मतलब कितने फॉरेस्ट सर्कल में डिवाइडेड है उनका एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन। तो इससे हमें क्या समझना है इस टाइप के क्वेश्चन से, कि आप अगर राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो ये देखो कि राजस्थान में कितने टेरिटोरियल सर्कल हैं, तो ये जो है वो राजस्थान का है। अगर आप उत्तराखंड से हैं या आप तेलंगाना से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो आपको ये याद रखना है कि आपका जो स्टेट है वहाँ का जो फॉरेस्ट है वो कितने टेरिटोरियल सर्कल में डिवाइड है। राजस्थान वालों का है 12 में। डिवीज़न की बात की जाए तो उनके
38 है। और यहाँ पर जब फॉरेस्ट रेंज की बात की जाए तो ये 387 है। अब आपको ऐसा नहीं है कि एक बार क्वेश्चन पूछिए तो सब के सब रट्टा मारने में लग गया। इतना याद रख लो कि सर्कल कितने और डिवीज़न कितने हैं। तो इनके डिवीज़न 38 है और सर्कल जो है वो 12 है। बस इतने में काम हो जाता है अपना। अब नेक्स्ट आता है इसका मैनेजमेंट, यानी कि सिल्वीकल्चरल के बेस पे क्लासीफाई करना। किसको? फॉरेस्ट को। तो देखो अपना बेसिक यूनिट तो क्या है? वर्किंग प्लान है। वर्किंग प्लान किस लेवल पे बनाया गया है? डिवीज़न लेवल पे। अब क्योंकि वर्किंग प्लान का एक डिस्ट्रिक्ट का एरिया काफ़ी बड़ा होता है, तो उस पूरे वर्किंग प्लान के एरिया को अपन छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। इन्हें बोलते हैं अपन वर्किंग सर्कल। मतलब जैसे ज़िले को तहसील के रूप में डिवाइड कर दिया, तो इन्हें बोलते हैं क्या? वर्किंग सर्कल। अब ऐसा हो सकता है, देखो यूजुअली एक वर्किंग सर्कल दूसरे को कभी ओवरलैप नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें ये ओवरलैप हो सकते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कुछ क्वेश्चन आए हैं जिसमें जो MCQ का जो ऑप्शन है, ऑप्शन में उन्होंने ये लिख रखा है कि वो कभी ओवरलैप हो ही नहीं सकते। तो आपको याद रखना है कि कुछ कंडीशन में वो ओवरलैप हो सकते हैं। अब ये जो वर्किंग सर्कल है उसको ले लेते हैं। ये अपना बड़ा सा है वर्किंग सर्कल। अब ये वर्किंग सर्कल की बात की जाए तो ये वर्किंग सर्कल का मान के चलो एरिया जो है, यानी कि ये अपना हो गया डिस्ट्रिक्ट। तो वर्किंग सर्कल क्या हो गई? तहसील आपकी। अब आपको पता है कि तहसील भी कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, तहसील भी एक बहुत बड़ी एरिया है। तो आप तहसील को क्या करोगे? जो अपनी पंचायत है उनके हिसाब से डिवाइड करोगे, क्योंकि बड़े एरिया को मैनेज करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आपने उसे किया फिलिंग सीरीज में, मतलब गाँव में डिवाइड किया, पंचायतों में डिवाइड किया। फिलिंग सीरीज का मतलब क्या है? फिलिंग का मतलब पेड़ का काटना, और सीरीज का मतलब एक चैन चल रही, जैसे कि आपने खेत में हार्वेस्टिंग देखी होगी। तो यहाँ पर क्या है? एक सीरीज ये चल रही काटने की, दूसरी ये चल रही है, तीसरी ये चल रही है, चौथी ये चल रही। तो ऐसी टीवी सीरीज चल रही हैं। तो ये जो सीरीज चल रही है इसको हम बोलते हैं फिलिंग सीरीज। जो काटने की, कटाई की जो सीरीज चल रही है वो है फिलिंग सीरीज। क्योंकि वर्किंग सर्कल में जो एक ही फिलिंग सीरीज नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है, तो अपन उसमें कुछ फिलिंग सीरीज में इस एरिया को डिवाइड कर लेते हैं। अब क्योंकि ये भी जो एरिया है, जैसे सपोज लो ये कोई एक पंचायत का एरिया है, तो एक पंचायत की एरिया में भी लगभग 5 या 6 हज़ार हेक्टेयर का एरिया है। तो ऐसा तो आपको समझ लो कि 5-6 हज़ार हेक्टेयर का अगर फॉरेस्ट का एरिया है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक साइड से काटते जाओ और पूरा कट जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस एरिया को सपोज एक ही बार में काटना है, तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दोगे और फिर एक साइड से उन्हें काटना शुरू करोगे। तो इनको हम बोलते हैं, जो आपका उन्हें बोलते हैं कटिंग सेक्शन। ठीक है, तो इस टाइप का जो टर्मिनोलॉजी चलेगी, एक बार इसे देखोगे समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। तो जो हर साल, जैसे कि यहाँ से जो चल रही थी अपना जो, ये तो क्या चल रहा था? एक फिलिंग सीरीज ले ली। ये जो एक फिलिंग सीरीज है उसको ले ली। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? अपने एनुअल कूप, जो एनुअल जो फिलिंग करेंगे अपन, हर साल एक काट रहा है, तो ये है एनुअल कूप। तो फिलिंग सीरीज हो गई, उसके अंदर एनुअल कूप वाला हो गया। कभी कभी इसमें क्या कर देते हैं कि एक साथ जब हम पूरा काटते हैं तो थोड़े इशू वगैरह हो जाते हैं, खासकर क्लाइमेटिक वेदर या रन ऑफ के, खासकर सॉइल इरोजन के। तो हम एक साइड से ना काट के हम क्या करते हैं, इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो इसमें है कुछ नहीं, सेक्शन बनाया। बात क्या है? पहले हम इसे काटेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस टाइप से ना काट के एक काम कर लेंगे। पहले यहाँ काटेंगे, फिर दूसरा इधर, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो बात यह है कि पूरे को एक तरफ से न काट करके एक एक करके काट रहे हैं। इस टाइप से हमने उनके 4 सेक्शन बना दिए, तो इसे हम बोलते हैं फिलिंग सेक्शन या सेक्शन, फॉरेस्ट सेक्शन। अब अपना पार्ट आता है वो बेसिक टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट। जैसे स्टार्टिंग में बोल रहा था कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट में टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। उनमें पहली टर्मिनोलॉजी जो अपनी आती है वो है सस्टेनेबल यील्ड की। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सस्टेनेबल का मतलब क्या है। अपना जो फॉरेस्ट है उससे आपको हर साल लगातार और एक फिक्स अमाउंट में प्रोडक्शन मिलता रहे, वो है आपकी सस्टेनेबल यील्ड। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखा जाए कि ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट 25 क्विंटल वुड प्रोड्यूस कर सकता है हर साल और आपको 5 दे रहा है और बोल दिया सस्टेनेबल। हाँ, फॉरेस्ट अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ,
मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी के साथ हर साल लगातार जो प्रोडक्शन दे सकता है विदाउट हार्मिंग देमसेल्फ, उनकी खुद की प्रोडक्टिविटी हार्म ना हो, तो जो लगातार दे सकते हैं उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल यील्ड, या इसी को हम बोलते हैं इवन फ्लो। अब यहाँ रेगुलर क्यों लिखा, यहाँ एनुअल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जनरली जैसे आप अगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर जाओ तो वहाँ बैंक में या तो आपको मंथली ब्याज मिल सकता है उसका, या फिर आपको 3 मंथ पर मिल सकता है। तो इसी टाइप का यहाँ कि यूजुअली हम एनुअल ही करते हैं। जो हमें इनकम मिलती है फॉरेस्ट से वो सप्लाई जो है वो एनुअल होती है, लेकिन कुछ केस में वो पीरियडिक भी हो सकती है, लेकिन पीरियड अगर छोटा हो जैसे कि 2 साल या 3 साल। अब ये मुद्दा ये है कि आखिर ये सस्टेनेबिलिटी है, इसे कैसे अचीव किया जा सकता है, और दूसरा आखिर हम सस्टेनेबल यील्ड पे फॉरेस्ट पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो अचीव करने का एक सबसे सिंपल तरीका है कि फॉरेस्ट जितना हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं आप उतना ही निकालो, जितना हर साल टंकी में पानी आएगा उतना ही पानी निकालो। अगर आपने ज़्यादा निकाल लिया तो नीचे कम पड़ जाएगा तो फिर उस साल इनकम भी कम होगी, यानी कि फॉरेस्ट का जो प्रोडक्शन है वो भी कम होगा। अब ये सस्टेनेबल यील्ड क्यों करना चाहते हैं, यानी कि हम सस्टेनेबल यील्ड के एडवांटेज क्या है। तो शुरुआत होती है ब्रिटिश से। ब्रिटिश ये चाहते थे कि जो फॉरेस्ट है उन्हें दिमाग का दही नहीं हो, उन्हें हमेशा हर मंथ एक फिक्स इनकम मिलती रहे फॉरेस्ट से काम ख़त्म, जिससे उनको एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट में थोड़ी आसानी चली जाती थी, खासकर क्या बजट और टैक्सेशन में। क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भाई बजटिंग भी करना है कि साल भर का बजट बनाना है, तो उसे पता है कि साल भर में इस जंगल से इतना मनी आएगी, तो जो फंड साल भर में कितना आना है उसे वो पता है, तो उसके हिसाब से वो बजटिंग कर सकती है। दूसरा टैक्सेशन में हेल्प होती है। अगर सस्टेनेबल यील्ड प्राइवेट कंपनी से किसी से आ रहा है तो सबको पता है कि कितना प्रोड्यूस होगा, उस पर कितना टैक्स लगेगा, तो उस हिसाब से आसानी से मैनेज कर लेते हैं, टैक्स लगा लेते हैं। और फिक्स इनकम से यही होती है कि हमारी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उनको काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सकता है। खासकर आपको जैसे कि लेबर फोर्स की बात की जाए या परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए जो फॉरेस्ट एरिया में खड़ा करना है आपको, तो लेबर फोर्स को अगर ले लें, जैसे आपको ये मालूम है कि आपको हर साल 25 लेबर फोर्स की ज़रूरत होती है, 25 मैन की ज़रूरत होती है, तो आप 25 को वहाँ रख सकते हो। अब अगर आपके में सस्टेनेबल नहीं है, कभी ज़्यादा आ रही कभी कम आ रही, तो अगर किसी साल ज़्यादा आ गई तो फिर आप जो एक्स्ट्रा वर्क फोर्स है वो कहाँ से लेके आओगे, तो ये सारी दिक्कतें रहती हैं। इसके साथ साथ एक और है कि मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है उसके लिए भी सस्टेनेबल लीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास हर साल आप 25 सेक्टर एरिया का टीक काट रहे हो, तो जो मार्केट है यानी कि जो लोकल इंडस्ट्री है उन्हें मालूम है कि इतना तो वुड हमें हर साल मिलना ही मिलना है, तो वो फिर इंडस्ट्री भी उसी हिसाब से प्लानिंग करती है। अब अगर वहाँ पर ये वुड के बारे में फिक्स ना हो तो फिर इंडस्ट्री को भी सोचना होता है कि भाई हम अगर पता पड़ा कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सटेंड कर दिया और उतनी वुड सप्लाई नहीं हो पाई तो फिर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इंडस्ट्री को भी वो बेनिफिट मिलता है। लेकिन सस्टेनेबिलिटी के हमेशा सब कुछ भला ही भला नहीं है, इसके साथ कुछ इशू भी है। पहला तो इशू ये है कि जैसे आप जब छोटे थे तब आपको बापू जो आपके हैं वो आपको मंथली 10 रुपये देते थे आपकी पॉकेट मनी। अब आप हो गए हो 30 साल के, पॉकेट मनी अब भी 10 रुपये मंथ की है, मतलब सस्टेनेबल है, आपको हर मंथ 10 रुपये दे रहा है वो, लेकिन सस्टेनेबल है, वो फिक्स है, मतलब सस्टेनेबल है, रेगुलर है, लेकिन फिक्स है, उन्होंने 10 रुपये से बढ़ाया नहीं ऊपर। तो यहाँ पर दिक्कत वही है कि देखो भाई टाइम बदल गया है, मार्केट में प्राइस जो थे ये सब चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन आप अभी भी 10 रुपये में फंसे हो। तो यहाँ पर सस्टेनेबल यील्ड के साथ पहली दिक्कत यही है कि ये जो इकोनॉमी है, ग्रोविंग इकोनॉमी है, जैसे कि इंडिया, ये ग्रोविंग इकोनॉमी में जो प्राइस है वो काफ़ी तेज़ी से बदल रहे होते हैं। यहाँ पर जो इनकम है वो चेंज हो रही होती है, हर चीज़ की डिमांड में फ़र्क आ रहे होते हैं, जबकि ये फिक्स ही सप्लाई कर रहा है। तो इस टाइप की जो सस्टेनेबल यील्ड है वो इंडिया जैसी ग्रोविंग इकोनॉमी को हेल्पफुल नहीं है। ये कैसी इकोनॉमी को हेल्पफुल है, जैसे कि यूरोप की है, जिनकी ग्रोथ रेट है वो 1.5%, 1.5% या 2% की ग्रोथ से बढ़ रहा है, तो उनको ये सपोर्ट है। यानी कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी वालों को तो सपोर्टिव है, लेकिन ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए सस्टेनेबल यील्ड का कॉन्सेप्ट कोई फ़ायदेमंद नहीं है, उल्टा है उनके लिए। दूसरा, हर साल ये सस्टेनेबल यील्ड को मेंटेन करना कोई आसान काम नहीं है,
क्यों? आपने एक फॉरेस्ट एरिया को मैनेज कर रहे थे, 20 साल तक मैनेज चला, और सपोज 25 साल मैनेज करने थे, 20 साल तक तो ठीक ठाक चला, 21वें साल इसमें आग लग गई और आधे एरिया को जला दिया, आपकी सस्टेनेबिलिटी की वाट लग गई। तो ये चीज़ है कि उसको बनाए रखना, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी से तब है कि पूरा एरिया सब कुछ आइडियल कंडीशन में बचा रहा है। यहाँ कभी कीड़ों ने अटैक कर दिया, कहीं आग लग गई, तो ये जो चीज़ है वो सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना वो बहुत आसान काम नहीं है। इसके साथ तीसरा क्या इशू है, जो वुड की डिमांड 1980 में थी वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। सोसाइटी की जो कस्टम है उनमें चेंजिबिलिटी आ रही, लोगों की डिमांड के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि लकड़ी की जगह एल्यूमिनियम या मेटल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जस्ट एक एग्जांपल, तो लोगों की में कोई पहले टीक लेता था, टीक की जगह वो अब शिशु लेने लगा है, नई चीज़ आ रही हैं। तो इस टाइप से लोगों की जो सोशल डिमांड है या जो कस्टमरी डिमांड है या जो मार्केट डिमांड है उसमें चेंजिबिलिटी आ रही है। तो कई बार क्या होता है कि मान लो मैंने आज टिक की प्लांटेशन कर दी, क्योंकि आज मार्केट में टिक की वैल्यू बहुत हाई है। 40 साल बाद जब मैं काटने को आया तब पता पड़ा कि मार्केट में टिक की डिमांड ही नहीं बची, तो मेरी तो पूरी जो इकोनॉमी लगा रखी थी, जो इन्वेस्टमेंट था, वो तो इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया। तो इस टाइप की जो रैपिडली जो चेंजिंग टिम्बर डिमांड है, ये भी सस्टेनेबल यील्ड के लिए एक दुश्मनी का काम कर देती है, ये उसे समय के साथ बदलने नहीं देती है। तीसरा, यहाँ पर जो इन इलास्टिक फिक्स इनकम है, इसके बाद में अपन बात कर ही चुके हैं कि आप 30 साल के हो गए लेकिन आपकी पॉकेट मनी अभी भी 10 रुपये है, तो अब आप उस 10 रुपये में आप सस्टेन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं, और इसके साथ एक बात और होती है, वो है प्राइस मॉडरेटर। पहले इस बात को समझते हैं कि प्राइस मॉडरेटर काम कैसे करता है। जैसे कि मार्केट में टिक की डिमांड बहुत बढ़ गई है, क्योंकि उसकी सप्लाई रुक गई, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि 25 पेड़ों को काट करके सप्लाई कर देगी। मतलब अगर डिमांड साइड जो है उसमें फ्लक्चुएशन है, डिमांड घट गई है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, एक काम करो, मार्केट से टीक उठा लो, जिससे टीक के जो प्राइस है वो गिरे ना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गेहूँ जो है, अपना वीट जो है, उसमें गवर्नमेंट मॉडरेटर का काम करती है। अगर अपने यहाँ देश में वीट का प्रोडक्शन कम हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से मंगा लेती है, जिससे अपने यहाँ गेहूँ की एकदम रेट जो है बढ़ ना जाए और लोगों के खरीदने की कैपेसिटी से बाहर ना चले जाए। और यदि प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो गवर्नमेंट उसको एक्सेस जो वीट है उसे खरीद लेती है। तो इसी टाइप का जो वुड के केस में गवर्नमेंट जो करती है मॉडरेटर का इफेक्ट, तो मॉडरेटर के लिए क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कि अगर मार्केट में इस साल वुड ज़्यादा है तो वो पेड़ अपने कम काटें, और अगर मार्केट में इस साल वुड कम है तो वो पेड़ ज़्यादा काट दे। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी है उसमें ये पेड़ ज़्यादा काटना कम काटना का काम नहीं चलता, उसमें तो ये है कि फिक्स है 40 पेड़ काटना है तो कटना है, चाहे मार्केट में प्राइस ज़्यादा हो या कम हो। तो ये सस्टेनेबल यील्ड का एक डिसएडवांटेज है, प्राइस मॉडरेटर ना कर पाना। अब क्योंकि ऐसा ये जो 10 रुपये आपको मिलते रहेंगे तो इससे भी कुछ लोगों के जो हार्ट है वो दुखी हो जाता है। तो इन्हीं में से एक बंदा है जो हार्टिक, इसे याद रखना, जिसका दिल दुख गया कि यार क्या अभी तक साला पिछले 30 साल से 10 रुपये पॉकेट मनी मिल रही है, पिछले हर मंथ मिल जाती है 10 रुपये, इससे अब काम नहीं चलता है, बहुत सारे इशू हो गए हैं। तो ये जो हर्ट हुआ ये है हार्टेक। हार्टेक ने एक कॉन्सेप्ट दिया, कई बार पूछा जा चुका है किसने दिया है, वो है हार्टेक। इन्होंने दिया इंक्रीजिंग या प्रोग्रेसिव यील्ड। इन्होंने बोला कि देखो हम 1960 या 70 के ज़माने में नहीं रह रहे हैं, तब से हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट हुई है, हमने सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, उसमें काफ़ी बदलाव कर लिए हैं। फॉरेस्ट की क्रॉप की कंपोजिशन में हम चेंज कर लेते हैं, मान के चलो पहले फॉरेस्ट थी वो कम प्रोडक्टिव वेजिटेशन थी, हमने जो अच्छी प्रोडक्टिविटी वाली जो पेड़ थे वो बाहर से लगा करके जंगल में लगा दिए। तो इस टाइप से जो अपना फॉरेस्ट एरिया है उसका कंपोजिशन चेंज हुआ है, उसमें फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी दोनों ही चीज़ें बढ़ गई हैं। फॉरेस्ट को हमने इनरिच किया है, हमारे पास सिल्वीकल्चरल टेक्नोलॉजी है, जो अपने पास फॉरेस्ट्री का ज्ञान है, नॉलेज है, वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो इनका कहना है कि देखो जैसे जैसे हमारे पास चीज़ें बढ़ रही हैं, हमें इन चीज़ों को फॉरेस्ट में लगा के उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, यानी कि उसकी जो ईल्ड है जो हर साल हमें मिल रहा था उसे हमें बढ़ानी चाहिए। तो इस टाइप की जो प्रोग्रेस है, मतलब आपकी इनकम 10 रुपये मिल रही, पहले जब छोटे थे तब 10 रुपये, और फिर वो हर मंथ 1 रुपया बढ़ता गया, तो आज वो कुछ
15-20 हज़ार तक पहुंचा हो, जस्ट एक एग्जांपल। तो इस टाइप से आपकी जो यील्ड है वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, सस्टेनेबल नहीं। तो ये एक टाइप से सस्टेनेबल के काउंटर है। तो सस्टेनेबल के जो डिसएडवांटेज है वो इसके एडवांटेज हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता कि किसने दिया, तो आप ऐसे समझ लो कि वो 10 रुपये देता रहा, तो हार्ट कौन हुआ था, हार्टिग, इसलिए उसने प्रोग्रेसिव यील्ड दिया था। अब वही बात आता है कि जहाँ सस्टेनेबल यील्ड स्टैग्नेंट इकोनॉमी के लिए है, वही ये जो अपना है ये है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब जो ग्रोविंग इकोनॉमी है। ग्रोविंग इकोनॉमी कौन सी, जैसे कि इंडिया है, तो इंडिया वालों के लिए अपनी ये जो प्रोग्रेसिव यील्ड है ये काफ़ी सूटेबल है। जबकि स्टैग्नेंट इकोनॉमी के लिए कौन सी थी, वो जो अपनी सस्टेनेबिलिटी थी वो। यहाँ पर वही है कि भाई ये डेफिनेशन में कुछ मुद्दा है नहीं, इंपॉर्टेंट समझ लेना। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव यील्ड किसने दिया, तो वो अपना है हार्टिग। याद रखना हार्ट से, क्योंकि ये हार्टिग, हल्ट, हिल्ट ऐसे 3-4 साइंटिस्ट हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखना कि ये हार्ट है, HART। वैसे हार्ट का स्पेलिंग HEART होता है, लेकिन आपके लिए यही है HART। तो जिसका दिल दुखी हुआ था 10 रुपये में, वो हार्टिग है, इसने प्रोग्रेसिव यील्ड वाला कॉन्सेप्ट दे दिया। यहाँ पर फिर और क्वेश्चन है सस्टेनेबल जी पे, हाउ द सस्टेनेबल यील्ड ऑफ फॉरेस्ट इज एक्सप्रेस। फॉरेस्ट में सस्टेनेबल यील्ड को कैसे एक्सप्रेस किया जाए। अब इसकी जो 3 ऑप्शन आप नीचे के देखोगे वो थोड़े अजीब से आपको खुद ही समझ में लग जाएंगे, वो बिल्कुल कहीं पे अलग ही राग गा रहा है। तो इसका जो अपना आंसर है वो ए है, इसे समझ लेना, अगर कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। एक नीचे है, व्हाट इज द प्री रिक्विजिट, मतलब प्री रिक्विजिट मतलब पहले की कंडीशन, मतलब किसी चीज़ को करने से पहले आपके पास क्या नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए, इसेंशियल कंडीशन। तो प्री रिक्विजिट फॉर सस्टेनेबल यील्ड मैनेजमेंट, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या इसेंशियल चाहिए, इसे पढ़ लेना। इसके 3 खाली पीली के हैं, ये अपना जो डी वाला है इसका आंसर है। और यहाँ पर वही है कि द मटेरियल ऑफ फॉरेस्ट कैन यील्ड एनुअली इन परपिचुटी। ये बोला परपिचुटी मतलब कोई अपने जो सुप्रीम है, मतलब उसका जो मैक्सिमम है, कोई फॉरेस्ट जो है वो यील्ड दे रहा है, हर साल यील्ड दे रहा है, वो अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे दे रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो अपने क्या है, सस्टेनेबल यील्ड। दूसरा यहाँ पर आता है कि प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है, ये बात सही है। तो अगर आपके पास फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाए तो आपके पास 2 प्रिंसिपल है, एक तो है सस्टेनेबल यील्ड का, दूसरा है प्रोग्रेसिव यील्ड का, ठीक है। लेकिन यहाँ जिस टाइप के ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये चाहे आपको फॉरेस्ट सस्टेनेबल यील्ड से मैनेज करना है, आपको फॉरेस्ट प्रोग्रेसिव यील्ड से मैनेज करना है, ये सारे प्रिंसिपल कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे आपकी फॉरेस्ट पॉलिसी में, क्योंकि फॉरेस्ट पॉलिसी में ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होगा कि आखिर फॉरेस्ट को मैनेज कैसे करना है। तो इसका आंसर जो आएगा अपना बी वाला आएगा। अब अपना एक नया शब्द आता है जिसे बोलते हैं रोटेशन, या इसी शब्द को कभी कभी बोल देते हैं प्रोडक्शन पीरियड। पहले समझते हैं कि आखिर ये रोटेशन होता क्या है। सपोज आपने कोई जंगल था आपका, उसे आपने काट दिया, काट के मतलब उसके जो स्टंप थे वो बचे रह गए, यानी क्या बोलते थे अपन, स्टंप, ठीक है, स्टंप बच गए। अब आप क्या करोगे, इसे साफ करोगे और उसमें आज यहाँ पर एक क्रॉप लगा दी, कोई भी प्लांटेशन कर दी आज, तो यहाँ सीडलिंग की प्लांटेशन कर दी। सीडलिंग धीरे धीरे क्या करेगी, बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। सपोज यहाँ पर आपने सीडलिंग लगाई थी, ये 5 साल की हो गई, 10 साल की है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, और जब ये 30 साल की हो गई, 30 साल पे आपने इसे फिर काट ली, और काटने के बाद फिर इसकी इस जो साइकिल है वो फिर रोटेट हो गई। तो क्योंकि आपका ये साइकिल बार बार रोटेट हो रही है, तो आपका एक कोई पॉइंट होगा, पॉइंट कौन सा है, ये रीजनरेशन। तो रीजनरेशन से लेकर के उसकी फाइनल फिलिंग तक की जो स्टेज होती है, इसको बोलते हैं, बीच के जो पीरियड होता है इसको बोलते हैं रोटेशन पीरियड। क्योंकि इस पीरियड के बाद इसका यही स्टेप वापस आ जाता है, कौन सा, रीजनरेशन वाला। तो रोटेशन समझ में आया, किसी भी क्रॉप की रीजनरेशन से लेकर उसकी लगाने से लेकर उसके काटने तक के बीच का जो पीरियड है उसे बोलते हैं रोटेशन पीरियड। और रोटेशन मतलब वो सर्कल को वापस आ जाना। अब ये जो रोटेशन है ये कहाँ पर, जैसे मैंने बोला कि आप कोई क्रॉप लगा रहे हो तभी तो होगा। तो रोटेशन जो टर्म है, यानी कि रोटेशन जो पीरियड है, वो हम यूजुअली करते हैं रेगुलर क्रॉप के लिए, यानी कि इवन एजेड क्रॉप के लिए।
जो इर्रेगुलर क्रॉप है यानी कि इंडिविजुअल पेड़ है यानी कि सिलेक्शन फॉरेस्ट वगैरह है, उनमें ये रोटेशन टर्म नहीं यूज किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर जो क्रॉप होगी वो एक ही एज की नहीं होगी। कोई 20 साल का, कोई 5 साल का, कोई 40 साल का है। तो वहाँ क्योंकि हर पेड़ की अपनी एज है, तो वहाँ पर एक टर्म यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं एक्सप्लॉयटेबल एज। एक्सप्लॉयटेबल मतलब जिसे एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, मतलब वो एज जिस पे हम उस पेड़ को काट सकते हैं, तो हम उसे बोलते हैं एक्सप्लॉयटेबल एज। अगर आप सपोज हम जो एक्सप्लॉयटेबल है वो हम उसकी एज से न लेकर के हम उसकी डायमीटर मेजर करके निकाल रहे हैं, तो हम उसे बोलते हैं एक्सप्लॉयटेबल डायमीटर या एक्सप्लॉयटेबल साइज। तो इस टाइप के जो टर्म है, तो आपको याद ये रखना है कि जो रोटेशन टर्म है वो हम रेगुलर क्रॉप के लिए ही यूज करते हैं, इरेगुलर क्रॉप के लिए नहीं। तो रेगुलर क्रॉप कौन सी, जैसे कि क्लियर फिलिंग सिस्टम है, या सेल्टर बोर्ड में अपना जो यूनिफॉर्म सेल्टर बोर्ड सिस्टम था उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद एक टर्म आता है कि आखिर हम रोटेशन जो ले रहे हैं उसका हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी समस्याएं क्या है। तो पहला तो यह है कि आपको कोई पेड़ है जिसका रोटेशन 40 साल है या 30 साल है, तो आपके साथ साथ सारे जहां को पता होता है कि इसका कब ये कटेगा। तो कब कटेगा, तो पूरी इंडस्ट्री वाले हैं, मार्केट वाले हैं, वो भी वेट कर रहे होते हैं कि अच्छा इसका 40 साल मतलब होने वाले हैं, 3 साल बाद इसके 40 साल की क्रॉप हो जाएगी, तो अगले 3 साल बाद ये कटेगा। तो मार्केट वाले उसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लेते हैं। आपको भी टाइम मिलता है कि अच्छा काटने के लिए 3 साल है, तो आप यहाँ से नई रिक्रूटमेंट करोगे, इधर उधर से लेबर फोर्स वर्क फोर्स है या मार्केट में ऑक्शनिंग है, तो ये सारे काम करने लगते हो। तो इस टाइप से आपको बेटर प्लानिंग करने के लिए, मार्केट वालों को बेटर असेस करने के लिए ये सब चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। इसके साथ साथ सिस्टम में एक ट्रांसपेरेंसी है। सारे जहाँ को पता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऊपर पीसीसीएफ से लेकर के नीचे जो अपना फॉरेस्ट ऑफिसर यानी कि फॉरेस्ट गार्ड है या बीट ऑफिसर है, तो वहाँ तक को सबको पता है कि इस एरिया का जो पेड़ है वो कब काटे जाएंगे। तो क्योंकि सबको मालूम है तो कोई करप्शन बीच में नहीं कर पाता है, तो इस टाइप से रोटेशन में हमें ट्रांसपेरेंसी भी मिल जाती है, क्योंकि जब कटाई का टाइम आएगा तो सब आ जाते हैं उस टाइम पे। लेकिन इसके साथ कुछ लिमिटेशन है। देखो अपने रोटेशन जो है मान के चलो टीक के लिए कर रखा है 40 साल, वो तो एक स्टैंडर्ड है। अगर आपकी साइट जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, मतलब साइट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आपका जो रोटेशन है वो 38 हो सकता है, 35 साल हो सकता है। साइट क्वालिटी घटिया है तो वो 45 साल हो जाएगी। दूसरा आपकी स्पीसीज पे डिपेंड करता है, मतलब टीक की अगर वैरायटी के बारे में बात कर लें तो कुछ फास्ट ग्रोविंग अगर टीक की वैरायटी मिल गई तो वो 30 साल में कवर कर देगा उतने ही वुड, और अगर स्लो ग्रोविंग है तो 50 साल में करेगा। इसके साथ साथ अपने जैसे इंसेक्ट पेस्ट अटैक की है उनकी बात है कि वो रोटेशन की यानी कि सस्टेनेबल की लगाएं तो रोटेशन की तो वाट लगनी है। इसके साथ साथ और समस्याएं क्या है, मार्केट में डिमांड सप्लाई का इशू है। कई बार नई टेक्नोलॉजी आ गई, मार्केट में डिमांड ही नहीं रही, तो बैठे रहो रोटेशन के चक्कर में, जब तक आप पेड़ काटोगे तब तक तो उसकी मार्केट डिमांड ही ख़त्म हो गई। और क्लाइमेट चेंज वगैरह का इम्पैक्ट है, कभी ओले पड़ गए, कभी कुछ है, कभी फ्रॉस्ट पड़ गए, तो पेड़ की बर्बाद कर देते हैं। तो रोटेशन पे ये भी चीज़ें हमें दिमाग का दही करती है। अब आपको अगर रोटेशन शब्द आ गया तो यहाँ पर 6 टाइप के रोटेशन के टाइप आते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पॉसिबिलिटी रहती है कि आपके एग्ज़ाम में एक आध टर्म तो कूद ही आएगा। तो इसमें एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे और इन्हें ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो आएगा उसको बोलते हैं हम फिजिकल रोटेशन। अक्सर फिजिकल और सेल्विकल्चरल में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। और सेकंड थिंग, बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उनमें फिजिकल और सेल्विकल्चरल रोटेशन को अलग अलग ना करके उन्हें एक ही माना जाता है, वो फिजिकल स्लैश करके सिल्विकल्चरल लिख देते हैं। तो क्योंकि अपने यहाँ दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई किया गया है इसलिए अपन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो फिजिकल का मतलब क्या है, रोटेशन तो आपको समझ में आया कि जब लगाएंगे उससे लेके वापस तक का, यानी कि प्रोडक्शन पीरियड। तो फिजिकल का मतलब है कि आज आप पेड़ लगा दो और पेड़ लगा रहेगा। अपन बोलते हैं ना पेड़ लगा दिया, भगवान भरोसे खड़ा है, जब तक वो पेड़ खुद ही चिल्ला चिल्ला के थोड़ी सी हवा चली और उखड़ के ना गिर जाए तब तक वो पेड़ लगा है। तो फिजिकल मतलब है कि ट्री तब तक बना रहता है वहाँ पर जब तक वो साउंड है। साउंड का मतलब सही है
यानी कि उसकी लकड़ी सही है, वो अच्छी तरह से सीड को प्रोड्यूस कर पा रहा है, या कोपाइस को प्रोड्यूस करना होता है तो कोपाइस को प्रोड्यूस कर पा रहा है, और उसकी लकड़ी साउंड है। तो इस टाइप के जो पेड़ होते हैं उन्हें बोलते हैं फिजिकल रोटेशन। तो ऑब्वियसली हम जो पेड़ लगाएंगे इसे हम बोलते हैं कभी कभी नेचुरल लीज ऑफ लाइफ स्पान। ये टर्म को याद रखो, कई बार सीधा पूछा जा चुका है कि नेचुरल लीज ऑफ लाइफ स्पान मतलब किसी पेड़ को उसकी ज़िंदगी पे छोड़ दिया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे इंसान की ज़िंदगी होती है 80 साल, 100 साल, 120 साल, वैसी पेड़ों की होती है। तो अगर किसी पेड़ को उसकी ज़िंदगी पे छोड़ दिया जाए, अगर पेड़ की उम्र 60 साल है तो 60 साल तक लगा रहेगा, और जब वो मरने लगेगा तब काट लेंगे, जब वो टूट के गिर जाएगा तब हम उसे समेट ले आएंगे और मार्केट में बेच देंगे। तो इसे हम बोलेंगे फिजिकल रोटेशन। मतलब सबसे लंबा तो रोटेशन होगा, क्योंकि पेड़ तो लंबे टाइम तक जाएंगे। इसमें आपका कोई इकोनॉमिकल पर्पज़ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी ने अपने खेत में लगा लिया तो भाई वो तो मर नहीं है तब तक, इसके बाद ही मिलेगा वो। तो इस टाइप की जो फॉरेस्ट है उनका हम, या इस टाइप की जो प्लांटेशन हम करते हैं जो फिजिकल रोटेशन के अंडर आती है, इसे हम बोलते हैं प्रोटेक्शन फॉरेस्ट या एमिनिटी फॉरेस्ट। प्रोटेक्शन जैसे इंडस्ट्री के आसपास कर दी तो क्या प्रोटेक्शन है, उनका वहाँ पर कॉमर्शियल एस्पेक्ट होता नहीं है, पेड़ लगे हैं तो लगे रहने दो। एमिनिटी में क्या है, जैसे कि ये रोड की साइड में प्लांटेशन कर डाली दिल्ली गवर्नमेंट ने, तो अब पेड़ लगे हैं यहाँ पर। दिल्ली गवर्नमेंट तब तक नहीं काटेगी इन पेड़ को जब तक ये खुद ना गिर जाए टूट करके रोड पे, या फिर कोई इनकी ब्रांच के टूटने के डर हो कि रोड पर ब्लॉक कर सकते हैं आंधी तूफान में, तब तक। तो मतलब उसकी जब तक फिजिकली ये पेड़ जिंदा है तब तक वो लगा रहता है वहाँ पर। तो इसे हम बोलते हैं फिजिकल रोटेशन। दूसरा है सिल्वीकल्चरल रोटेशन। अब जैसे इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ARS का है, ICR का क्वेश्चन। इसमें बोला था रोटेशन इज यूजफुल फॉर नेचुरल ग्रोथ ऑफ ट्री या नेचुरल लीज ऑफ लाइफ स्पान, यानी कि नेचुरल ग्रोथ ऑफ ट्री, कि कोई पेड़ अपनी पूरी ज़िंदगी तक आराम से प्राकृतिक रूप से ग्रोथ करता रहे और जब वो मरे तभी हम उसे हार्वेस्ट करें। तो इस टाइप का जो रोटेशन है उसे क्या बोलते हैं, तो वो अपना क्या हुआ, ये वाला अपना फिजिकल रोटेशन। ठीक है। दूसरा रोटेशन कौन सा है, सिल्वीकल्चरल। सिल्वीकल्चरल का क्या मतलब है कि जब तक कोई पेड़ सेटिस्फैक्ट्री जो ग्रोथ है वो देता रहे और रिप्रोडक्शन करता रहे। सेटिस्फैक्ट्री मतलब देखो ऐसा है कि जैसे पेड़ है, स्टार्टिंग में वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी ग्रोथ घटती जाती है, और एक टाइम पीरियड होता है जब उनकी ग्रोथ लगभग रुक सी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि ग्रोथ रुक गई तो मर गए, उसकी ग्रोथ रुकने के अगले 5-10 साल तक वो टिके रहते हैं, इसके बाद मरते हैं। तो अपन जो पहला रोटेशन था फिजिकल था, तो उसमें तो तब काटेंगे जब वो ग्रोथ रुकने के 5-10 साल बाद जब वो टूट के गिरने लगेंगे तब काटेंगे। सिल्वीकल्चरल में क्या करेंगे कि जब तक उसमें वो ग्रोथ भले ही गिर गई, मतलब जैसे ग्रोथ तेज़ी से ऐसे ग्राफ में बनाए तो ग्रोथ तेज़ी से हो रही थी, ग्रोथ बढ़ती गई, बाद में उनकी ग्रोथ घटती है। तो भले ही ग्रोथ घट गई कोई बात नहीं, लेकिन ग्रोथ सफिशियंट है तब तक बांधने। जब ग्रोथ बिल्कुल नीचे ही आ जाए तो हम इसे छोड़ देते हैं। तो हम जनरली इस टाइम पे काट लेते हैं जब तक वो अच्छी खासी ग्रोथ कर रहा है, भले ही वो पहले के कंपेयर में थोड़ी घट गई हो लेकिन तब भी ठीक ठाक हो। तो इस टाइप की जो ग्रोथ वाले प्लांट होते हैं इन्हें हम बोलते हैं सिल्वीकल्चरल रोटेशन। ये दूसरा है। तो इसमें भी क्योंकि रोटेशन पीरियड काफ़ी लंबा हो जाता है, जब तक वो गिर जाता है इसके बाद कहीं, तब भी अगर अच्छा ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, मतलब अगर किसी की स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर की नहीं है लेकिन वो 40 की तो दे ही रहा है, 40 की दे रहा है तो कोई बात नहीं, लगा रहने दो। तो इस टाइप का जो रोटेशन है इसे बोलते हैं हम सिल्वीकल्चरल रोटेशन। पर्पज वही है, पहले से कंपेयर में थोड़ा कम होता है इसका पीरियड, लेकिन तब भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इसे हम कहाँ यूज करते हैं, ये प्लांटेशन है यूपी की, मतलब एक्चुअल में यूपी की नहीं है, बट यूपी गवर्नमेंट जो है उन्होंने रोड के साइड में प्लांटेशन कर दी थी, एवेन्यू प्लांटेशन। तो वो भी क्या है कि पेड़ों को लगा दिए, और जब तक पेड़ अपने अच्छे परफॉर्म करते रहते तब तक लगे रहने देते हैं, और जैसे ही वो पेड़ की ग्रोथ घट जाती थी यूपी गवर्नमेंट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो काट लेता था। या फिर जो शेल्टर बोर्ड में है उसमें भी अपन ऐसे ही पेड़ लगा देते हैं कि वो लगे हैं तो लगे रहने, उन्हें लास्ट तक नहीं देखते, लेकिन जब तक अच्छी परफॉर्म वो दे रहे हैं तब तक उन्हें वहीं पर ग्रो करने दिया जाता है। अब इसके बाद तीसरा आता है वो है टेक्निकल रोटेशन। टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपको जो लकड़ी चाहिए वो कोई स्पेसिफिक साइज, शेप या क्वालिटी की चाहिए, यानी कि कोई स्पेसिफिक क्वालिटी की चाहिए।
तो आज आप पेड़ लगा दोगे और आप पेड़ों को तब तक लगा रहने दोगे जब तक पेड़ों में कोई स्पेसिफिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब की लकड़ी नहीं बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चंदन है, चंदन में का जो रोटेशन होगा वो आप उसकी एज से नहीं लोगे। आप देखोगे कि उसकी जो हार्ड वुड है, जो अंदर की वुड है चंदन, उसी से तो आप वो जो ऑयल निकालोगे उसी से निकलेगा। तो आप ये देखोगे कि किस एज में उसमें सबसे अच्छा ऑयल निकलेगा, तो आप उस एज तक उसे बनने रहने दोगे। तो उसे बोलते हैं टेक्निकल रोटेशन। दूसरा इसमें एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने कुछ पेड़ लगाए, देवदार के लगाए, तो आप उन्हें उस एज तक ग्रोथ करने दोगे जब उनकी जो लकड़ी है वो इस डायमीटर की हो जाए कि उससे रेलवे स्लीपर बनाए जा सकते हैं। और दूसरा, उनकी लकड़ी में वो क्वालिटी आ गई जो हमें चाहिए, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो आ गई, तब हम काटेंगे उन्हें। ये है सेलेक्स यानी कि पॉपुलर के। तो इन्हें हम कब काटेंगे? जो जम्मू कश्मीर वाले सेलेक्स की खेती करते हैं क्रिकेट बैट के लिए, उन्हें हम तब काटेंगे जब उनका जो डायमीटर है वो एक क्रिकेट बैट के बराबर आ जाए। इवन उससे ऊपर भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन एक तो उनका डायमीटर पे ध्यान देंगे, दूसरा हम ये बात ध्यान देंगे इस पे कि इसकी जो वुड है उसकी वो स्ट्रेंथ आ जाए जो क्रिकेट बैट को रिक्वायर है। जैसे इस पेड़ में वो स्ट्रेंथ आ जाएगी हम उसे काट लेंगे। तो ये होता है अपना टेक्निकल रोटेशन। तो टेक्निकल रोटेशन किसी स्पेसिफिक वुड की क्वालिटी या उसकी साइज उस पर डिपेंड करता है। अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे आप पर्टिकुलर स्पीसीज यील्ड अ मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑफ डिजायर्ड साइज एंड क्वांटिटी। इनने बोला कि कोई फॉरेस्ट आप खेतीबाड़ी कर रहे हो और जो आपने फॉरेस्ट की खेती कर रहा है वो कोई स्पेसिफिक साइज की और क्वालिटी की आपको डिजायर है, उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो ऑब्वियसली कॉमन सा टर्म है, हमेशा आप हमेशा मैक्सिमम प्रोड्यूस ही करना चाहते हो। तो ये जो डिजायर्ड साइज की जो मैक्सिमम क्वांटिटी करना चाहते हो तो इसे क्या बोलेंगे? तो अपना वो आ जाएगा टेक्निकल रोटेशन, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक साइज और क्वालिटी है। दूसरा, कई बार क्या होता है, आसान जाने के लिए आप हमेशा साइज और क्वालिटी वाला टर्म को ढूंढ लो और आंख बंद करके टेक्निकल को लगा दो। अब टेक्निकल के बाद अगला आता है वो है मैक्सिमम वॉल्यूम। देखो बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, इन्हें कोई वुड की स्पेसिफिक साइज और क्वालिटी की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें चाहिए होता है वॉल्यूम। जैसे कि पेपर और पल्प वाली हैं, इन्हें फाइबर चाहिए, फाइबर तो चाहे मोटी हो पतली हो सब में आ जाते हैं। तो पेपर वाले हैं, फ्यूल बोर्ड हैं, पार्टिकल बोर्ड है, इनकी टाइप की इंडस्ट्रीज के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो ये देखते हैं कि कब इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। अब यहाँ पर एक ग्राफ समझ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अगली स्लाइड में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन भूमिका यहाँ बन जाएगी। जैसे ये पेड़ है, इसकी ये ले लो एज और ये ले लो उसमें ग्रोथ। ऐसा समझ लो कि जैसे आपकी सैलरी चल रही है, पहली साल जो है उसमें करंट एनुअल इंक्रीमेंट मतलब एक साल में टोटल कितना ग्रोथ हुआ प्लांट में वो, और मीन एनुअल मतलब उस साल का मीन, वो क्या कॉमन ही होगा। अगले साल मान के चलो पहली साल इसमें ग्रोथ जो हुई वो हुई 5 की, दूसरी साल में इसमें ग्रोथ कितने की हो गई 15 की, 15 मीटर की हाइट की ग्रोथ हो गई प्लांट में। तो आप उसका करंट क्या देखोगे? करंट तो दूसरी साल का निकलेगा ये 15 वाला, लेकिन अगर मीन देखोगे तो मीन क्या आएगा अपना, पहली साल हुई थी 5 और दूसरी साल हुई 15, तो मीन हुई 20/2 क्योंकि 2 साल की है, तो अपना मीन ग्रोथ हुई 10 मीटर पर ईयर। तो हाइट तो हुई ये, तो हाइट तो निकल गई अपनी, मान के चलो 10 निकली हाइट। जैसे अगर ग्राफ देखना है तो मीन जो है वो तो अपना दूसरी साल पकड़ा उसने 10 को, लेकिन जो करंट है, करंट जो अपना पकड़ेगा वो पकड़ेगा 15 को, तो करंट अलग चलता है और मीन अलग चलता है। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि मैक्सिमम वॉल्यूम जहाँ पड़ जाता है, ये ग्राफ को आगे जाके अच्छी तरह से समझेंगे। तो जहाँ अपना मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाए वही अपना प्रोडक्शन है, रोटेशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। यहाँ पर आपके लिए मुद्दा ये आता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम पर यूनिट एरिया पर एनम जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वही अपना मैक्सिमम वॉल्यूम है। इसके साथ अब फिफ्थ रोटेशन आ जाता है, वो है हाईएस्ट इनकम या हाईएस्ट रेवेन्यू। देखो इनकम में दो बातें होती हैं, एक तो इनकम ये है कि आपने कहीं 1 लाख इन्वेस्ट किए और आपको 10 रुपये, सॉरी आपने कहीं 1 लाख इन्वेस्ट किए और आपको हर मंथ 10,000 का नेट गेन मिल रहा है, 10,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका जो इनकम है वो 10,000 है, मतलब 1 लाख का 10% मिल रहा है हर मंथ।
दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं 1 करोड़ लगाया और आपका जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको 10,000 मिल रहा है या 20,000 मिल रहा है। तो एक जगह वो है जहाँ आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया उसके कितने परसेंटेज में आपको मनी मिल रही है, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल रोटेशन। और दूसरा वो होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना भी किया हो वो मायने नहीं रखता, बट आपको मायने ये रखता है कि आपको हर मंथ कितना पेमेंट मिल रहा है। तो ये जो पेमेंट मिल रहा है वो है हाईएस्ट इनकम। ये बोल रहा है कि हमें इनकम बहुत हाई हो, हमने कितना बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया वो हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। इनकम हमें 50,000 हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये 50,000 इनकम के लिए हमने उसके जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ किया या 25 करोड़ की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, बट हमारी इनकम 50,000 हो। दूसरा तो ये कौन देखेगा, हाईएस्ट इनकम वाला। तो हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो काम करते हैं वो हाईएस्ट इनकम पे ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो फॉरेस्ट है उनमें कितना भी इन्वेस्ट कर दो हमें फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन करता है लोकल पीपल के लिए, लोकल विलेजर्स के लिए। और जो प्रोड्यूस होगा वो हमारे ही इंडियन मार्केट में जाता है और वो मार्केट को डेवलप करते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ध्यान नहीं देती कि कितना फंड लग रहा है, बट वो उसमें इन्फ्यूज करती रहती है मनी। इसलिए ना बोलते हैं रोटेशन ऑफ फॉरेस्ट रेंटल। ये कई बार पूछा जाता है कौन सा है, इसमें हम अदर चीज़ों को थोड़ा इतना कंसिडर नहीं करते हैं। जबकि जो फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल रोटेशन है वो यही देखेगा कि भाई हमने अगर 10,000 दिए, 10,000 दिए तो हमें इंटरेस्ट कितना मिला, तो 1 लाख अगर लगाए तो इतना कितना मिला। तो उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ज़्यादा दे रहे हो क्या, वो ये देखेगा कि किस में परसेंटेज में हमें ज़्यादा गेन हो रहा है। जैसे अपन बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने जाते हैं तो इनके इंटरेस्ट होते हैं, 3 मंथ के लिए अलग होगा, 6 मंथ के लिए अलग होगा, 20 साल के लिए अलग होगा। तो ये फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल है, वो उसके हिसाब से देखेगा कि उसे नेट रिटर्न कितना मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में होगा, ये फाइनेंशियल में होगा या हाईएस्ट इनकम में होगा, तो ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल में सबसे ज़्यादा होगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मोस्ट प्रॉफिटेबल रोटेशन कौन सा है, तो वो आता है अपना फाइनेंशियल रोटेशन। तो अपने जो प्राइवेट फॉरेस्ट जो होते हैं जो 4% इंडिया में, वो सब के सब इस फाइनेंशियल रोटेशन पे ही काम करते हैं। इसकी डेफिनेशन याद रख लेना क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब क्योंकि फाइनेंशियल रोटेशन जैसे कि आपको बताया था कि जो हाई मैक्सिमम वॉल्यूम है, रोटेशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, इसको कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर आपने करंट एनुअल और मीन एनुअल इंक्रीमेंट को कंपेयर करके निकाल लिया था कि जहाँ पर ये दोनों अगेन कॉमन हो जाते हैं वही अपना मैक्सिमम वॉल्यूम है। तो ये फाइनेंशियल जो है इसको कैसे निकाला जाए, यानी कि इकोनॉमिक रोटेशन को कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए दो यूज किए जाते हैं, दो अलग अलग मेथड हैं। उनमें जो सबसे कॉमन मेथड है इसे बोलते हैं सॉइल एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये सॉइल एक्सपेक्टेशन वैल्यू को इसलिए भी समझना है क्योंकि इस पर इंडिपेंडेंटली रोटेशन भी ना भी पूछे तब भी इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं कि आखिर सॉइल एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे काम करती है। और जो फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स है आपके सिलेबस के लास्ट में जो यूनिट है उनमें आएगा, तो वहाँ पर भी ये फॉरेस्ट एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो फॉरेस्ट की वैल्यूएशन करते हैं उसमें काम आती है। इसे बात समझो, आपको समझ में आएगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, आप अगर जयपुर में रहते हैं और मैं आपसे बोलूँ कि आपकी ये प्लॉट जो है जयपुर में सिटी के अंदर, इसकी कीमत क्या है, तो आप कीमत या उन्हीं की उस प्लॉट की वैल्यू किस बेस पे लगाओगे कि उस प्लॉट को आप मार्केट में अगर बेचो तो कितने में बच जाएगी। तो यूजुअली आप जो प्लॉट की कीमत लगाते हो वो देखते हो कि आसपास कोई मकान कितने में बेचा है या आसपास कोई प्लॉट कितनी कीमत में बेचा है, तो जो बगल वाले का बेचा है उतनी में आपकी की रेट होगी। तो इस टाइप से आप पब्लिक व्यू पे चलते हो। लेकिन अगर आप जंगल में चले जाओगे तो वहाँ पर तो ऐसे कोई प्लॉट बिछ ही नहीं रहा होता है, तो फिर वहाँ पर वैल्यू कैसे लगाओगे। तो उसका इनका एक सिंपल सा तरीका है। मान लो आपके पास ये खेत है, ये खेत जो है वो आपका हो गया फिक्स डिपॉजिट। इस खेत से जो प्रोडक्शन हुआ साल भर में, अगर अपनी मेहनत वहनत वगैरह जो भी लगा इन्वॉल्व है, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसे निकाल दो, तो जो नेट गेन है वो सपोज हुआ यहाँ पर आपको 1 लाख का। तो इन्होंने कहा कि ये 1 लाख मतलब ये समझ लो ये आपका इन्वेस्टमेंट, मतलब समझ लो यहाँ पर बैंक में कुछ आपने फिक्स डिपॉजिट कर दी। ये 1 लाख मतलब यहाँ पर आपका 1 लाख का इंटरेस्ट मिला। क्या मिला? इंटरेस्ट।
तो बोला 1 लाख बराबर ये इंटरेस्ट। तो ये 1 लाख का इंटरेस्ट के लिए आपको बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट करना चाहिए। सपोज 1 लाख के इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर आपको जो मनी चाहिए वो 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए। तो आपकी इस ज़मीन की कीमत कितनी है, 10 करोड़। इसे बोलते हैं सॉइल एक्सपेक्टेशन वैल्यू। बस इतना सिंपल सा समझ में काम आ जाता है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। अब अपना जो रोटेशन है इसमें कुछ लास्ट में है कुछ ट्री के रोटेशन है, जैसे कि इसमें एक तो अपन चीर पाइन है, चीर पाइन का जो रोटेशन है वो 120 ईयर है, इसे याद रख लेना। दूसरा अपना आता है साल का रोटेशन और टीक का। देखो टीक का रोटेशन है 60 से 120 ईयर है। इसके पीछे रीज़न है कि टीक को कुछ जगह 60 ईयर के रोटेशन पे ग्रो किया जा रहा है, कुछ जगह 80 में, कुछ जगह 100 में और कुछ जगह 120 में। तो 60 से 120 है। अब इसके बीच में अगर आपसे कभी पूछ लिया गया तो जो भी ऑप्शन इनके बीच में मिल जाएगा उसे लगा देने का। वो या तो हालांकि 60 होगा या 80 होगा या 100 होगा या 120, मतलब इवन में होगा। वैसे ही साल के साथ है, साल में भी 100 और 140 और 120 के में 3 में है। यूकेलिप्टस का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसका रोटेशन होता है 10 साल। एक आता है देवदार, देवदार का 150 होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी का है, इसलिए कई बार पूछा जा चुका है कि देवदार का रोटेशन कितना होता है, वो है 150 साल। और जो चीर पाइन है इसका होता है 90 ईयर। पाइन का क्यों याद रखना है, क्योंकि पाइन का कई बार इसलिए पूछा जा चुका है क्योंकि जब अपन पीरियोडिक ब्लॉक बनाते हैं तो उसमें अक्सर पाइन का ही एग्जाम्पल लेते हैं और वो 30 ईयर आता है इसका। 4 ब्लॉक में करते हैं ना 30 के, तो इस टाइप से पाइन ज़्यादा एग्जाम में आ जाता है, तो टीचरों के भी नज़र में आ जाता है और वो इसे पूछ लेते हैं। तो एक तो पाइन याद रखना है, दूसरा देवदार याद रखना है, तीसरा टीक और साल करना है, यूकेलिप्टस करना है, और ये फिर स्प्रूस को देख लो। अब बेसिकली यहाँ पर जो बताया गया है वो सभी इम्पोर्टेंट ही ट्री थे और कोई खाली था नहीं।